Rafael Brandão. Rafael Brandão. Entregando a premiação também Need for भाई टारगेट अब मेरा एक ही है लाइफ का फिलहाल जो है इज टू बीट मिस्टर राम निवास मलिक। दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो के अंदर। और आज मैं बात करने वाला हूँ आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील के रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ और टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आती है माइकल डबोल की तरफ से और उनके साथ एक बहुत ही घिनौनी हरकत करी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एथलीट को, एक बॉडी बिल्डर को एक बॉडी बिल्डिंग शो के अंदर मारा जाता है, पीटा जाता है और एक बहुत ही बुरी हरकत हुई यार उनके साथ। तो माइकल डबोल के साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लिखी है और वो ये लिखकर बताते हैं कि मैं इस टाइम पे ठीक हूँ। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, वो ये बताते हैं कि उनकी नोज टूट गई है, यानी कि उनकी नाक पर चोट आई है और उनको बहुत सारी मल्टीपल चोटें आई हैं उनके शरीर पर। और अभी अपनी वो लेफ्ट आई दिखा रहे हैं, मतलब बहुत सी जगहों पे उनको चोटें आई हैं। और वो ये बताते हैं कि उनको 4 लोगों ने मारा था। एक प्रो शो वो अटेंड करने के लिए गए थे यूके में। 2 ब्रो प्रो शो नाम का जो एक इवेंट है ये लोग करवाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स है ये लोग, यूके में प्रो शोज करवाते हैं। ये वाला शो अटेंड करने के लिए माइकल डबोल गए थे। और माइकल डबोल ये बताते हैं कि जब वो बैक स्टेज जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी रोक देती है और ये कहकर रोकती है कि अब शो खत्म हो चुका है तो अब बैक स्टेज जाना अलाउड नहीं है। पर माइकल डबोल अपनी तरफ से ये बताते हैं, बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कि वहाँ पे मेरा पार्टनर है बैक स्टेज पर, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बट सिक्योरिटी फिर भी उनको रोक देती है और बोलती है कि अब शो खत्म हो चुका है और एंट्री अलाउड नहीं है बैक स्टेज की। और माइकल डबोल जब जैसे तैसे करके बैक स्टेज चले भी जाते हैं तो उनको 4 सिक्योरिटी गाइज उनको पकड़ लेते हैं, यानी कि 4 सिक्योरिटी गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं 4 लोग और उनको मारते हैं बुरी तरीके से। उनके साथ बहुत ही सेवरल टाइम्स लिखते हैं कि मेरे को बहुत बार मारा जाता है बैक स्टेज। माइकल लिखकर बता दें कि अब मैं पुलिस में जो है कंप्लेन करने वाला हूँ। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है इस चीज़ की, मेरे पास प्रूफ भी है। और इसका दोस्तों वो ये कारण लिखते हैं कि हो सकता है कि जो शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरे साथ जो ये हरकत हुई है इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मेरी प्रीवियस स्टोरी देखी होगी। और माइकल ने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर अपनी स्टोरी के अंदर शो को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत चीज़ें बोली थी अपनी स्टोरी के अंदर कि लाइक शो का जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा था, शो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये वो कारण बता रहे हैं कि हो सकता है कि शो के ऑर्गेनाइजर्स ने जानबूझकर उन पर अटैक करवाया हो। और ये वही वाले शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं 2 ब्रो प्रो, जो कि पहले भी बहुत सारी बसड़ कर चुके हैं और आर्नोल्ड ने भी इनके साथ इनकार कर दिया था काम करने से। पिछले साल की बात है और उससे पिछले साल की बात है। रेपुटेशन जो है 2 ब्रो प्रो वालों की बहुत ही क्वेश्चनेबल और बहुत ही सस्पेक्टेड है। तो मैं इस टाइम पे बिलीव करता हूँ माइकल डबोल की जो उन्होंने बात बोली है उनके साथ हुई है। हालांकि दोस्तों सिर्फ एक साइड की स्टोरी हम लोगों ने सुनी है, दूसरी साइड की स्टोरी जब आती है या जो भी होता है इस चीज़ से अपडेट आप लोगों को मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि एक एथलीट, एक नामी एथलीट माइकल डबोल जैसा जो कि ओलंपिया में क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके साथ ये वाली हरकत हुई है तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। और मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि जो IFBB प्रो लीग वाले हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। फिलहाल दोस्तों IFBB वाले बस यही लिखकर हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं डिटेल्स जो भी आती है इस इवेंट से जुड़ी हुई और इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई। तो होपफुली IFBB वाले कुछ इस इवेंट से और इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कुछ एक्शन लेते हैं। साथ ही में वो ये भी लिखते हैं कि कोई भी कंपेटिटर और अटेंडी डिजर्व नहीं करता है ऐसा अनसेफ फील करना हमारे शो में। तो देखते हैं दोस्तों IFBB की रेपुटेशन भी ऑन द लाइन है, तो क्या निकल कर आता है इस पूरे इंसिडेंट से आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस स्टोरी को अब यहीं पे खत्म करते हैं और मैं अब बात करना चाहूंगा आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के रिजल्ट के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के दिन दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील खत्म हो चुका है। रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। राफेल ब्रांडाओ जीत चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील का। और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो फर्स्ट प्लेसिंग आती है राफेल की, सेकंड पर आते हैं टोनियो बर्टन, थर्ड पर आते हैं गुडवीटो विटाली युगलेनिकोव। और जो दोस्तों ये वाले रिजल्ट्स आए काफी लोगों को जो है सरप्राइजिंग लगे हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स थे और कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स थे। और कोई बॉडी बिल्डिंग शो ना हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था शो में। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा गुडवीटो के बारे में और कितने लोगों को उन्होंने सरप्राइज करा है। दोस्तों इस शो के अंदर प्रो डेब्यू होता है गुडवीटो का, विटाली युगलेनिकोव, जो कि काफ़ी टाइम से मैं इंस्टाग्राम से मैं इनको जो है कवर करता हुआ आ रहा हूँ। इनको 2-3 साल पहले मैंने इनको कवर करना शुरू करा था और आज दोस्तों इन्होंने प्रूव कर दिया बहुत से लोगों को कि सिर्फ ये इंस्टाग्राम के बॉडी बिल्डर नहीं है। आज स्टेज पर भी हम लोगों को मालूम चल गया कि गुडवीटो एक अच्छी फिजिक लेकर आ सकते हैं और एक अच्छा टैलेंट उनमें भरा हुआ है। गुडवीटो ने दोस्तों इस बारी कमाल करके दिखा दिया है। फर्स्ट इंप्रेशन उनकी फिजिक के बारे में बताऊं तो उनकी फिजिक जो थी बहुत ही मास मॉन्स्टर टाइप उनकी फिजिक है। सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे नहीं लगते हैं, रियल लाइफ में भी उनकी फिजिक काफ़ी अच्छा साइज उनकी फिजिक पर था। उनके मैं ओवरऑल बॉडी के बारे में बात करूं, हालांकि प्री जजिंग में दोस्तों गुडवीटो की फिजिक में
इतना ज़्यादा शाइन नहीं आ रहा था, इतना फुलनेस नहीं लग रही थी उनकी फिजिक में। लेकिन उनकी लोअर बॉडी क्या लग रही थी यार, मतलब मान गए गुडवीटो को। उनकी क्वाड्स अगर आप लोग देखोगे तो एकदम वेल सेपरेटेड क्वाड्स, उनके आप ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग देखो एकदम बेस्ट लग रहे थे मेरे हिसाब से। जितने भी लोगों ने जो है कम्पीट करा था उसमें से बेस्ट ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग मुझे लगे गुडवीटो के, और किसी के भी लाइनअप के अंदर इतने ज़्यादा श्रेडेड ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स नहीं थे। बात करी जाए दोस्तों प्री जजिंग के बारे में, तो प्री जजिंग के दौरान जजेस ने राफेल ब्रांडाओ को थ्रू आउट द टाइम सेंटर स्टेज पर रखा था। वहां से देखने के बाद यही लग रहा था कि वो लोग राफेल ब्रांडाओ को ही फर्स्ट प्लेसिंग पर रख रहे थे, सेकंड पर टोनियो बर्टन या फिर गुडवीटो को उन्होंने रखा हुआ था। पर प्री जजिंग के दौरान मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि गुडवीटो की फिजिक कहीं ना कहीं फ्लैट साइड पर थी, लेकिन उनकी जो बॉडी थी क्या ड्राई नजर आ रही थी। अगर आप उनकी बैक से ग्लूट और हैमस्ट्रिंग देखोगे, उनकी बैक देखोगे, और साथ ही में मैं मानता हूं उनकी फ्रंट साइड से जो है फिजिक, खासकर चेस्ट वाली साइड पे इतनी ज्यादा सेपरेशन नहीं थी जो कि राफेल ब्रांडाओ की फिजिक पर थी। राफेल की फिजिक फ्रंट साइड से, खासकर उनकी चेस्ट वाली साइड से जो है ज्यादा स्ट्राइटेड लग रही थी और अच्छी सेपरेशन शो कर रही थी, और स्ट्रक्चर और जो फुलनेस का एडवांटेज था वो डेफिनेटली राफेल के पास था ही था। लेकिन गुडवीटो जो थे, गुडवीटो ज्यादा ड्राई थे। मैं ये वाला शॉट दिखाना चाहता हूँ बैक वाली साइड से, जहां से आप लोग देख सकते हो कि राफेल के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। उनके ग्लूट्स नहीं नजर आ रहे थे, एकदम फेडेड, कोई वहां भी डिटेल्स और सेपरेशन नहीं थे। वहीं पर अगर आप गुडवीटो के देखोगे तो गुडवीटो राफेल को एमेच्योर जैसे लग रहे थे उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग राफेल ब्रांडाओ के। गुडवीटो पूरा अच्छे से दिखा रहे थे कि भाई मैं प्रो एथलीट लग रहा हूँ बैक वाली साइड से और तुम लग रहे हो एमेच्योर, अगर देखा जाए तो। और अच्छी फाइट हम लोगों को देखने को मिली थी प्री जजिंग के दौरान। दोनों ही राफेल और गुडवीटो एक दूसरे को जो है बम्प्स मार रहे थे, जो एथलीट्स यूजुअली करते ही हैं। मतलब थोड़ा होता ही है, थोड़ा हीटेड तो रहता ही है जब कॉल आउट्स हो रही होती हैं। बट ज्यादा बेटर फुलनेस और बेटर स्ट्रक्चर जो था वो राफेल का था, मैं मानता हूं। बट गुडवीटो मेरे हिसाब से ज्यादा ड्राई थे और ज्यादा बेटर प्री जजिंग के दौरान लग रहे थे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग फाइनल्स के बारे में, और फाइनल्स के अंदर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। राफेल थोड़ा सा बेटर होकर आए थे, ज्यादा फुलनेस लेकर आए थे। टोनियो बर्टन मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही अंडररेटेड एथलीट थे इस पूरे कंपटीशन के। मेरे हिसाब से फाइनल्स के दौरान टोनियो बर्टन ज्यादा ड्राई, ज्यादा फुलनेस उनकी फिजिक में नजर आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली गुडवीटो बहुत ही ज्यादा जो अपनी डिटेल्स खो बैठे थे फाइनल्स के दौरान। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप की कॉल आउट करवाई थी जजेस ने फाइनल्स के दौरान। जैसे प्री जजिंग के अंदर टॉप 3 की फाइनल कॉल आउट हुई थी, यहाँ पर हमारी फाइनल कॉल आउट होती है टॉप 2 एथलीट्स की। मतलब 2 एथलीट्स को ये लोग एट ए टाइम बुलाते हैं। पहली बार ये लोग बुलाते हैं टोनियो बर्टन और गुडवीटो को, उसके बाद गुडवीटो और ब्रांडाओ के बीच में जो है मुकाबला होता है। उसके बाद तीसरी बार बुलाया जाता है, मतलब थर्ड टाइम होता है ब्रांडाओ और टोनियो बर्टन के बीच में। तो तीनों ही एथलीट्स को एक ही बार नहीं बुलाया जाता, मतलब एट ए टाइम सिर्फ 2 ही एथलीट्स को बुला के कंपेयर करवाया जाता है। तो मतलब एंड तक इन्होंने सस्पेंस बनाकर रखा हुआ था कि कौन जीतेगा आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील। और मैं तो भाई कन्विंस्ड नहीं था कि 100% राफेल ही जीतेंगे, तो मैं तो क्यूरियस हो रहा था कि भाई कौन जीतने वाला है। लेकिन एंड के अंदर जो रिजल्ट्स आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि राफेल जीत जाते हैं। और बहुत से लोगों को ये वाला रिजल्ट कंट्रोवर्शियल लग रहा है और बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार राफेल नहीं डिजर्व करते थे जीतना, टोनियो बर्टन जीत सकते थे। और गुडवीटो के भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि वो भी जीत सकते थे ये वाला शो। बाकी दोस्तों आप लोग बताओ, आप लोग किस आर्ग्यूमेंट में फॉल करते हो कि आपको लगता है कि राफेल 100% डिजर्व करते थे वाला शो जीतना, या फिर गुडवीटो जीत सकते थे, या फिर टोनियो बर्टन। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। मैंने आप लोगों को अपने थॉट्स बता दिए हैं और पूरा सिनेरियो कौन किसके क्या वीक पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स थे प्री जजिंग और फाइनल्स के दौरान मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ से एक चीज हम लोगों को मालूम चल जाती है कि गुडवीटो सिर्फ इंस्टाग्राम की बॉडी बिल्डर नहीं है, रियल लाइफ में और स्टेज पर भी वो काफी बढ़िया जलवा करके दिखा सकते हैं। तो ये था दोस्तों 2024 आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील का रिजल्ट। नेक्स्ट दोस्तों मैं कुछ बात करना चाहूंगा, हमारी थोड़ी बहुत अपडेट्स आई हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आयरन सानी भिष्ट के बारे में, जो कि एक हमारे इंडिया के बड़े मास मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं और उभरते हुए एथलीट हैं। दोस्तों हाल ही में अभी एक रिसेंटली Q&A सेशन पर वो आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी लाइफ का नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो उसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है रामनिवास मलिक जी को बीट करना। यानी कि दोस्तों अभी आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने मिस्टर इंडिया में compete करा था आयरन सानी भिष्ट ने और रामनिवास मलिक ने, और आपको पता है कौन जीता था ओवरऑल टाइटल। तो दोस्तों ये जो यंग एथलीट है आयरन सानी भिष्ट, सिर्फ 25 साल के हैं। इनका दोस्तों नेक्स्ट टारगेट है कि मैं रामनिवास मलिक जी को हराना चाहता हूँ और बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ मिस्टर इंडिया के अंदर। तो सैनी भिष्ट भाई जो है सिर्फ 25 साल के हैं और उनका जो करियर है आगे बहुत ही बड़ा है। फिलहाल दोस्तों रामनिवास मलिक जी को अगर उनको बीट करना है तो उनको अपनी सबसे पहले फिजिक के अंदर अपना मसल मेच्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी। साइज उनकी फिजिक पर है लेकिन मसल मेच्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे रामनिवास मलिक बहुत ही खतरनाक बनकर आते हैं स्टेज पर। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जब भी वो कम्पीट करते हैं रामनिवास मलिक जी के साथ, तो उनको वो कैसा चैलेंज देते हैं और कैसा मुकाबला देते हैं स्टेज पर अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ, अपनी फिजिक के साथ।
तो कभी कभार अच्छा होता है कि राइवलरी होनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग के अंदर। हालांकि मैं इस चीज़ को राइवलरी नहीं बोलूँगा, वो अपने इंस्पिरेशन को बीट करना चाहते हैं और अपने कह सकते हो कि स्टेज हीरो को बीट करना चाहते हैं। तो ये भी यार अच्छी बात है कि एक एथलीट इंप्रूव करना चाहता है इतना और अपने आइडल को बीट करना चाहता है ऑन स्टेज। इसके बाद दोस्तों मैं यही उम्मीद करूँगा कि सैनी भिष्ट भाई जो है वो IFBB के अंदर भी compete करें, क्योंकि उनकी फिजिक में दोस्तों अभी बहुत ही पोटेंशियल है, अभी वो बहुत ही यंग बॉडी बिल्डर है। तो देखते हैं उनका आगे जाके क्या प्लान होता है आफ्टर IBBF। क्या वो IFBB के अंदर compete करेंगे, क्योंकि इंडिया से ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर टैलेंट तो भरा हुआ है, लेकिन कहाँ पे वो लोग compete करते हैं भाई मुझे मालूम नहीं है। IFBB के अंदर उनको जरूर compete करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है अनिक घोष की तरफ से, हमारे IFBB प्रो। और रिसेंटली दोस्तों अपनी करंट फिजिक अपडेट अपनी दिखाते हैं। बता रहे थे दोस्तों कि वो दिल्ली के प्रो शो के अंदर compete करने वाले, रूमर्स तो यही आ रहे हैं कि वो compete करेंगे दिल्ली के प्रो शो में। और दोस्तों हाल फिलहाल की जो उनकी फिजिक अपडेट आई है भाई, उसके अंदर अनिक घोष क्या नजर आ रहे हैं। मतलब आप उनकी फिजिक जरा देखो ये वाली अपडेट के अंदर, उनके शोल्डर्स कितने ज्यादा राउंड और कितने ज्यादा डेंस नजर आ रहे हैं। मेंस फिजिक जो लुक होती है ना कि शोल्डर्स वाइड होने चाहिए, स्ट्रक्चर उनका वाइड होना चाहिए एथलीट का, साथ ही में आर्म्स का होता है कि ठीक ठाक आर्म्स भी चल जाते हैं मेंस फिजिक के अंदर, लेकिन इनके आर्म्स भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं एक्चुअली के अंदर अनिक घोष के। तो इस फिजिक अपडेट के अंदर भाई मेरे को तो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इंप्रेसिव से नजर आ रहे हैं। और दिल्ली प्रो शो के अंदर ये अपना कैसा पैकेज लेकर आते हैं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। लास्ट वाला जो प्रो शो था मुंबई का, उसके अंदर ये टॉप 5 के अंदर आ गए थे। तो इस बार अनिक घोष क्या प्लेसिंग लेकर आते हैं दिल्ली के प्रो शो में, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा अगली अपडेट जो कि आती है राजा अजीत की तरफ से। और भाई राजा की तरफ से तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यार, इनकी तरफ से बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं आजकल। और राजा की अपडेट देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि भाई 2-3 हफ्तों के बाद ये तो अनाउंस कर देंगे कि ये कब कंप्लीट करने वाले हैं। करंट जो फिजिक की जो कंडीशन और जो लेवल है फिजिक का, वो काफी ज्यादा जो है मतलब राजा अजीत रेडी नजर आ रहे हैं उस अपडेट के अंदर। और आप लोग इस फिजिक को देखने के बाद कह सकते हो कि राजा अजीत 3-4 हफ्तों के बाद तो डेफिनेटली अपना उनको कोई ना कोई तो प्लान होगा कंप्लीट करने का, वरना एथलीट क्यों इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर होता, क्यों अपना रेडी हो रहा होता। बाकी फिलहाल दोस्तों लास्ट टाइम की बात है, राजा अजीत ने अपना पिछला कंपटीशन खेला था मुंबई प्रो शो के बाद जो हुआ था ताइवान या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ताइवान प्रो शो। हालांकि इतनी अच्छी प्लेसिंग नहीं आई थी उनकी उस वाले शो के अंदर, बट उम्मीद और उनकी कोशिश पूरी यही रहेगी कि अपने अगले शो के अंदर वो पूरा बदला लें अपनी प्लेसिंग का, अपनी प्लेसिंग के अंदर कम से कम टॉप 3 वो लेकर आए या फिर क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करे राजा अजीत। और साइज अच्छा खासा उनकी फिजिक पर देखा जा सकता है इस टाइम पर। देखते हैं दोस्तों राजा अजीत इस टाइम पे क्या कोशिश करते हैं और उनकी क्या कोशिश रंग लाती है स्टेज पर। ये दोस्तों कुछ करंट फिजिक अपडेट। आप लोग बताओ राजा से आपको क्या लगता है कि इस साल वो क्या क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिया स्टेज के लिए या फिर नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट आती है लवप्रीत सिंह की तरफ से। और लवप्रीत भाई भी दोस्तों दिल्ली प्रो शो की अपना तैयारी कर रहे हैं और अपनी करंट फिजिक अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। उसका कैप्शन भी लिखते हैं कि करंट अपडेट है। और दोस्तों लवप्रीत सिंह का जो है साइज खासकर इस वाले साइड चेस्ट पोस्ट के अंदर जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि वो मेंस फिजिक के प्लेयर हैं, ये वाला पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी उनकी फिजिक पे और खासकर उनकी चेस्ट और उनके आर्म्स पे अच्छा खासा साइज नजर आ रहा है। अभी दोस्तों लवप्रीत सिंह जो है उन्होंने अपने पिछले शो के अंदर टॉप 3 प्लेसिंग लेकर आए थे जो ताइवान का शो था। तो ऑब्वियसली लवप्रीत भाई से जो एक्सपेक्टेशन है इनके अगले शो के लिए वो बढ़ जाती है कि ये कौन से लेवल का पैकेज लेकर आते हैं और क्या होता है इनके अगले शो के अंदर। और उम्मीद दोस्तों वो यही करेंगे, वो यही उम्मीद लेकर जाएंगे कि अपने अगले शो के अंदर वो क्वालिफाई करके आए ओलंपिया स्टेज के लिए, बिकॉज हर एक शो के साथ लवप्रीत भाई की प्लेसिंग इंप्रूव हो रही है और एथलीट्स एक्चुअली के अंदर जो इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। तो क्या दोस्तों वो इंप्रूवमेंट्स इनके अगले शो के लिए क्या इनको क्वालिफिकेशन दे सकती है इनकी फिजिक। देखते हैं दोस्तों दिल्ली प्रो शो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है और लवप्रीत भाई की अपडेट्स के लिए भी आप लोग बने रहिए। इसके बाद दोस्तों हमारी 1-2 अपडेट्स आई हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरफ से, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपडेट आती है बहरूज तबानी की तरफ से, जो कि आई बिलीव ईरानियन या फिर हादी चुपान की कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और बहरूज इस वाली फिजिक अपडेट के अंदर काफी ज्यादा इंप्रेसिव से नजर आ रहे हैं, एकदम मास मॉन्स्टर, एकदम विथ अपनी शो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहरूज तबानी जो है आगे जाके बहुत ही मतलब डेंजरस एथलीट होने ही वाले हैं और डेफिनेटली हादी चुपान की कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन जो है उनकी कंट्री से वो बढ़ गई है कि ईरानियन बॉडी बिल्डर्स जो है अपनी खतरनाक कंडीशन, अपनी खतरनाक स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। और बहरूज भी दोस्तों उन्हीं में से एक है, बहरूज भी उन्हीं में से एक है और बहुत ही कमाल की जो है अपना विथ शो कर रहे हैं इस वाली अपडेट के अंदर। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इनके अगले शो के लिए। हालांकि आप लोग मेरे को यार कमेंट करके बता सकते हो अगर आप लोगों को मालूम है कि बहरूज का अगला शो कौन सा होने वाला है। मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि ये कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं, बट जो भी शो के अंदर ये कम्पीट करेंगे क्वालिफाई करने के लिए वो बहुत ही मजेदार रहेगा भाई। अपडेट्स के लिए इनके लिए तो भाई बने रहिए बिकॉज काफी खतरनाक बॉडी बिल्डर रही हैं। इसके बाद दोस्तों मैं फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हमारी फाइनल स्टोरी आती है निक वॉकर की तरफ से और उनकी करंट फिजिक अपडेट आती है।
और निक वॉकर दोस्तों इस वाली फिजिक अपडेट पोस्ट करने के बाद जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है मिक्स्ड कमेंट्स फेस करने को मिले। कई लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे निक वॉकर की फिजिक के साथ, कई लोग सरकास्टिक से कमेंट कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि निक वॉकर के जो लेग्स हैं इस वाली फिजिक अपडेट के अंदर वो अनबैलेंस्ड से हैं और उनकी अपर बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं और उनके लेग्स काफ़ी हद तक छोटे लगते हैं लोगों को इस वाली अपडेट को देखने के बाद। अभी दोस्तों निक वॉकर नो डाउट बहुत ही बड़े मास मॉन्स्टर हैं और अपने अगले शो की तैयारी कर रहे हैं जो कि है न्यूयॉर्क प्रो शो 6 हफ्तों के बाद जो होने वाला है। उस हिसाब से अगर बात करी जाए तो निक वॉकर की फिजिक में डेफिनेटली वाव फैक्टर है। वाव फैक्टर इन द सेंस वो फ्रीक तो लगते ही हैं स्टेज पर, लेकिन हाँ आर्नोल्ड क्लासिक जब उन्होंने लास्ट टाइम कम्पीट करा था उसके बाद से उनको क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रही है कि उनके लेग्स प्रपोर्शनेट नहीं लगते उनकी बॉडी से, उनकी अपर बॉडी से। तो निक वॉकर को बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी इस वाले अगले शो के लिए जो कि है न्यूयॉर्क प्रो शो 2021 से। उसी शो से उनको पहचान मिलना शुरू हुई थी, तो इस बारी रिटर्न करने वाले अपना कमबैक करेंगे इस वाले शो में। तो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा कि निक वॉकर क्या करते हैं इस वाले शो में और क्या अर्ली क्वालिफिकेशन और क्या वो क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत ही आसानी से इस वाले ओलंपिया स्टेज के लिए। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी निक वॉकर की अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए। अब सिर्फ 6 हफ्ते रह चुके हैं न्यूयॉर्क प्रो शो के लिए। और दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए था बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताओ और वही सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज अब अपडेट्स जो है वो रेगुलरली आएंगी। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।